सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डिटेल फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में आपका पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पवन सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है। कमजोरी का पता लगाना, बच्चा किस विषय में कमजोर है। जब हम किसी भी समस्या का कारण जान लेते हैं कि कारण क्या है, तब तो हम उसका निवारण कर पाएंगे। तो किसी भी समस्या का जब हम पता लगा लेते हैं तो यह होता है निदान, और जब हम उस कमजोरी को दूर कर देते हैं तो ये होता है उपचार। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, या फिर मूल्यांकन करने के लिए। तो निदानात्मक परीक्षण हम इसीलिए करते हैं कि जिस बच्चे के अंदर जो भी कमजोरी हो उसे हम दूर कर पाए। तो ऑप्शन 7 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे हमने निदान किया, उस बच्चे का कमजोरी का पता लगाया, फिर हम उस कमजोरी को क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 52 है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन पद्धति, खेल विधि, या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में, या सहगामी शिक्षण में। दोस्तों जब स्कूल में अध्यापकों की भी कमी होती है, कक्षाओं की भी कमी होती है, तो वहां पर आते हैं क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर को कुछ जिम्मेदारियां शिक्षक को देनी पड़ती हैं, और ये तभी होता है बहुकक्षा शिक्षण में। क्यों होता है, क्योंकि क्लासेस कई सारी हैं और टीचर्स कम हैं। तो इस स्थिति में टीचर को एक मॉनिटर जो होता है क्लास का, उसको भी इंस्ट्रक्शन देना होता है कैसे बच्चों को तुम्हें देखना है जब तक मैं दूसरे क्लास में हूँ। इस तरीके से टीचर करते हैं। तो यहाँ पर बहुकक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग करना पड़ता है, मॉनिटर पर भी निर्भर रहना पड़ता है शिक्षक को। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 55 पर। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान। तो शिक्षण कौशल को ही तो विकसित किया जाता है। शिक्षण क्या एक तरीके से कौशल ही तो है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में, यानी कि एक स्किल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम मान्यता दी, हम कह सकते हैं, या अध्ययन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जेएनयू, या फिर एनसीईआरटी। राइट आंसर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी। तो ये की थी उन्होंने 1970 में। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह किसका कथन है, एलन का, क्लार्क का, ब्राउन का, या रायबर्न का। तो राइट आंसर दोस्तों है क्लार्क का। क्लार्क ने शिक्षण कौशल बताए थे, आप देख सकते हैं कब बताए थे, 1970 में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है। डॉक्टर बी के पासी, एन.एल. दोसाज, एलन या रेयान। राइट आंसर है डॉक्टर बी के पासी। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए थे। कितने बताए थे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, पाठ योजना लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु क्या है। पाठ योजना हम लोग जब बनाते हैं तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले क्या आता है, प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है, विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, या अश्रृंखलाबद्धता से। राइट आंसर है पूर्व ज्ञान से। हम बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह किसका कथन है? कॉल्विन का, रायबर्ट का, रेमंड का या पार्कर का? तो यह कथन है कॉल्विन का। क्वेश्चन नंबर 64 है, अधिगम का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीखना। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है अपव्यय व अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, न्यूनतम अर्थ है कम, न्यून कोण, आवश्यकता से कम या कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। दोस्तों अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है और यहाँ पर न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम का मतलब मैं पहले भी आपको वीडियोस में समझा चुकी हूँ। न्यूनतम का मतलब यही है कि अगर कक्षा एक में ये डिसाइड कर लिया आपने कि अगर सारे बच्चों को 1 से 10 तक गिनती आ रही है, इसके अलावा A to Z आ रहा है, अ से ज्ञ तक आ रहा है, तो इतना ज्ञान कक्षा 1 के हर बच्चे को आना चाहिए। तो अगर इतना ज्ञान हर बच्चे को है तो ये हो गया उनका न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि कम से कम हर बच्चे को न्यूनतम इतना आना ही चाहिए। तो यही हो गया न्यूनतम अधिगम स्तर, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी ताकि जो अपव्यय और अवरोधन हो रहा है इससे भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, या फिर ये कहें कि इस पर भी हम काम करें जिससे बच्चों का अपव्यय ना हो, अवरोधन ना हो, कम से कम हर बच्चे को इतना जरूर आए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और छात्र अच्छा करें। और तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम का अर्थ है कुशलता का वह अंश किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है, यानी कि कम से कम इतना हर बच्चे को आए। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, कक्षा 1 में 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 30 बच्चों को कम से कम 1 से 10 तक तो गिनती आनी चाहिए। मान लीजिए इसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 100 तक आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 से 10 तक कम से कम सारे बच्चों को आनी चाहिए। तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता पड़ी? अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु या विद्यालय सुधार हेतु? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अधिगम की मात्रा हम निश्चित कर पाए, क्योंकि आप देखते हो हर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सबका एक सिलेबस होता है, सबका क्या होता है, एक सिलेबस होता है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मात्रा होती है सिलेबस की, तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु हमने क्या किया, न्यूनतम अधिगम स्तर को अपनाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षण सामग्री का उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह किसका कथन है? AC डेंटा का, PN रॉय का, थॉमसन का या जोहान्सबर्ग का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर EC डेंटा का। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक को प्रयोग करना पड़ता है शिक्षण विधि का, सहायक सामग्री का, श्यामपट्ट का या मौखिक कार्य का? जब बच्चे टीचर के बोलने से नहीं समझ पाते, ब्लैक बोर्ड पर समझाने से नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, शिक्षक को सहायक सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि चार्ट हुआ, ग्लोब हुआ, इन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, मॉडल का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये सब सहायक सामग्रियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो मानचित्र का प्रयोग हम किस विषय के लिए करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र या भूगोल, तो भूगोल के लिए करते हैं। भूगोल में ग्लोब का भी प्रयोग करते हैं, मानचित्र का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में, 1971 में, 1951 में या 1975 में? राइट आंसर है ऑप्शन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? आंसू बेल, डेनियल डेविस क्वींस या फिर जॉन रेड्स? दोस्तों 1965 में डेनियल डेविस ने बनाया था, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ
1981 में, 1975 में, 1985 में या 1877 में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1877 में। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो विज्ञान किट है उसमें 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पुस्तकों द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा या पत्रिकाओं द्वारा? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। जैसे बच्चों को टीवी देखना पसंद होता है, टेलीविजन देखना या मोबाइल भी देखते हैं, तो उसमें श्रव्य दृश्य दोनों होता है, यानी कि सुनते भी हैं देखते भी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर भी इसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, एक ही उद्देश्य होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा जो है ये सही होगा कि इसमें शारीरिक मानसिक सब आ जाएंगे, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश ग्राही। तो आप सभी लोगों को पता है, एक होता है संदेश देने वाला, एक होता है संदेश को ग्रहण करने वाला, जो संदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी कि सुनने वाली और देखने वाली, सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। तो चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर ये सभी श्रव्य दृश्य सामग्री है, लेकिन रेडियो क्या है, केवल श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भ्रमण प्रविधि के कितने चरण होते हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है? अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं या कोई ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उद्देश्य का चुनाव करेंगे। इसके अलावा पर्यटन स्थल का चयन करेंगे। पर्यटन स्थल है तो जो सामग्री है, क्या क्या लेकर के हमें जाना है, हम उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिक्षक को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधियां हैं। व्याख्यान प्रविधि, खेल एवं गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि? तो राइट आंसर है खेल एवं गतिविधि प्रविधि। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षण प्रविधियों के कितने प्रकार है? प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकारों में प्रश्नोत्तर प्रविधि भी आती है, वर्णन प्रविधि भी आती है और कहानी कथन प्रविधि भी आती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक होगा, शिक्षक को पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो पहले से पता है उसी को आधार बना करके जो नहीं पता है उसका भी हम क्या करेंगे, उसको भी उन्हें बताएंगे। तो यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? दिख भी रहा हमें कौन सा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह किसका कथन है? रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या आर के शर्मा का? तो ये इतनी बार आप पढ़ चुके हो कि आपको याद हो गया होगा, टी रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 89 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य। जैसे कि बच्चे का आप पता लगा लिए कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, गणित में, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को गणित में बार बार अभ्यास कार्य कराएंगे, उसे प्रैक्टिस करवाएंगे, उसे खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी गणित को पढ़ाएंगे, समूह चर्चा भी करेंगे इसके लिए। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों प्रभावी संप्रेषण की अगर हम बात करें तो यह द्विपक्षीय होती है, क्योंकि इसमें दोनों लोगों के विचारों को सुना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अभी ये क्वेश्चन आपने देखा है, फिर ये रिपीट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या है? रेमंड। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। क्वेश्चन नंबर 93 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या लाभ होते हैं? तो छात्रों की कठिनाइयां तो दूर होती हैं और दुर्बलताओं का हम पता भी लगा लेते हैं और उनको दूर भी करते हैं, कठिनाइयों का निराकरण करते हैं, छात्रों का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन द जो उपरोक्त सभी है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, शिक्षण के सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग कि जो शिक्षण के सूत्र हैं
उसमें सरल से कठिन की ओर नहीं आता, ज्ञात से अज्ञात की ओर आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है, मूर्त से अमूर्त की ओर आता है। इसके अलावा पूर्ण से अंश की ओर आता है, ये भी आपको पता होगा, पूर्ण से अंश की ओर आता है, लेकिन सरल से कठिन की ओर कहीं नहीं आता। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको मत आप सही मानिएगा, आप केवल आ और सा को सही मानिएगा। और यहाँ पर अगर ये ना होता, इसकी जगह पर मूर्त से अमूर्त की ओर होता या पूर्ण से अंश की ओर होता, तभी हम सही मानते। लेकिन सरल से कठिन की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, ये तरीका है कि बच्चों को सरल से कठिन की ओर पढ़ाते हैं हम। तो इसका मतलब यही होता है, अगर देखा जाए तो यही होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चों को पता है वो बता रहे हैं, और जो नहीं पता है उसको हम उन्हें बताएंगे इसी ज्ञान से जोड़ करके जो उन्हें पता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ और सा ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मूर्त से अमूर्त की ओर दिया होता या पूर्ण से अंश की ओर, तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, इसके लिए जरूरी है प्रश्न का सरल और सुस्पष्ट होना, प्रश्न संपूर्ण कक्षा में से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 है, विवरण विधि से शिक्षण करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। विवरण का विषय वस्तु से संबंध हो, यानी कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर, उसका संबंध हो उस विषय वस्तु से। विवरण सरल व स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाए। विवरण छात्र स्तर के अनुकूल हो, यानी कि बच्चे उसको समझ पाए, इतना आसान हो। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं, व्याख्यान विधि के क्या लाभ हैं। स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है, या अधिकतम सूचनाएं और तथ्यों का ज्ञान होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मैंने आप लोग के बाल विकास और शिक्षण, इसके अलावा संस्कृत की ऐसी वीडियोस बनाई है जो मैंने हैंड रिटन बनाई है, जो सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है, मुश्किल से 1 घंटे से भी कम की है, जिनको अगर आप देख करके जाते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपका हिंदी, संस्कृत, इसके अलावा विज्ञान भी मैंने बताया, हर विषय को लगभग बताया है एक ही वीडियो में, और वो बहुत शॉर्ट वीडियो है। अगर आप उनको देख करके जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इन सारे वीडियोस को देखते रहिए और उनको भी देखिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा करके आपको पूरा समझा करके खत्म किया है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ा है। तो आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रवृत्ति का महत्व है। मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको बराबर नोटिफिकेशन भी मिलती है सारे वीडियोस की। चैनल से बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।